हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? वेलकम है आप सभी का शिक्षा सरोकार के आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, यूके ट्रिपल एस सी की ओर से उत्तराखंड एलटी जो एग्ज़ाम कैलेंडर है तो वो जारी कर दिया गया है। तो 30 जून को आपके एलटी का एग्ज़ाम होना है। तो इसके लिए आप लोगों की तैयारी, बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी और तैयारी को और थोड़ा और स्पीड आपने दे दिया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो चलिए, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए तो हम लोग आज एक मॉक टेस्ट करने वाले हैं। सीटीपी के 30 क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत ही ये आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल ये टेस्ट आप लोगों का रहने वाला है। तो चलिए, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं हम लोग। तो एक्चुअली ये हमारा जो एलटी का जो पेड बैच है, तो ये उसका एक मॉक टेस्ट है जो साप्ताहिक हम लोग टेस्ट लेते हैं। तो उसका एक ये टेस्ट है, पहला ही टेस्ट था, ठीक है। और इसमें कुछ हमने अलग से इसमें क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं ताकि ये 30 नंबरों का एक मॉक टेस्ट ये आपका बन पाए। तो इसमें तकरीबन 25 क्वेश्चन जो हैं ये हमारे पेड बैच के ही इसमें क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निषेधात्मक शिक्षा पर बल देता है। ए है आदर्शवाद, बी है प्रयोजनवाद, सी है प्रकृतिवाद और डी है यथार्थवाद। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, हाँ, निषेधात्मक। आप जानते हैं रूसो ने इस पर बल दिया है, निषेधात्मक शिक्षा पर। तो रूसो हैं हमारे प्रकृतिवादी। तो ये सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। तो रूसो ने जो है 2 प्रकार की शिक्षा की बात की थी। एक तो कहा था उन्होंने निश्चयात्मक शिक्षा, और एक जिसे उन्होंने ज़्यादा जो है इस पर बल दिया, निषेधात्मक, ऐसे, ठीक है, निषेधात्मक। तो ये 2 प्रकार की उन्होंने ये शिक्षा बताई थी। ये निश्चयात्मक जो शिक्षा थी ये उस समय की प्रचलित शिक्षा थी, इसको उन्होंने निश्चयात्मक शिक्षा कहा था, ठीक है। जो उस समय जो है बौद्धिक विकास पर ही, बालक के बौद्धिक विकास पर ही ज़्यादा बल दिया जाता था। उनको एक छोटा प्रौढ़ मान करके उनको शिक्षा दी जाती थी, है ना। तो इस प्रकार की जो शिक्षा थी इसको इन्होंने निश्चयात्मक शिक्षा कहा था। और ये इन्होंने जो बल दिया, इन्होंने जो समर्थन किया जिस प्रकार की शिक्षा का, वो समर्थन किया इन्होंने निषेधात्मक शिक्षा की, ठीक है। निषेधात्मक शिक्षा से मतलब था उनका कि ऐसी शिक्षा जो बच्चों को दुर्गुणों से बचाए, जो गलतियों से बचाए, ठीक है। तो इस प्रकार की शिक्षा थी ये निषेधात्मक शिक्षा। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक वस्तु अच्छी है जैसे कि वह प्रकृति से लेखक के पास आती है, परंतु मानव के हाथ में आकर प्रत्येक वस्तु पतित हो जाती है। तो ये कथन किसका है? रूसो, हर्बर्ट स्पेंसर या फ्रोबेल या फिर पेस्टोलॉजी। तो प्रकृतिवाद आप लोग समझ ही गए हैं। तो ये जो कथन है ये कहा है रूसो ने। रूसो जो प्रकृतिवादी हैं हमारे और प्रकृतिवाद के जनक माने जाते हैं। तो ये रूसो का कथन है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये जब वस्तु, कोई भी चीज़ें जब प्रकृति से आती हैं, ये इनका कहने का मतलब है कि जो चीज़ प्रकृति से आ रही होती हैं, जो प्रकृति की जो देन है, तो वो चीज़ अच्छी होती है, लेकिन जैसे ही वो समाज में आती हैं तो समाज उसको गंदा कर देता है, ठीक। तो ये ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा में खेल प्रणाली किसका आविष्कार है? शिक्षा में खेल प्रणाली, तो इसका जो सही ऑप्शन है, आप लोग पॉज कर सकते हैं वीडियो में, ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि थोड़ा सा ये बोरिंग टाइप का हो जाता है ना, और वीडियो भी लंबी हो जाती है काफ़ी। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 3, प्रकृतिवाद, ठीक। तो जितने भी ज़्यादातर जो ये टीचिंग जो विधियां हैं ना, ये ज़्यादातर जो विधियां हैं इनका जो आविष्कार हुआ है ये प्रकृतिवाद की ही देन है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से किसने जो है शिक्षण विधियां किसकी देन है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो शिक्षण विधियां ज़्यादातर जो है प्रकृतिवाद की ही देन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एमिल नामक पुस्तक किसने लिखी है? एमिल नामक, या एमाइल भी इसको पढ़ लेते हैं। तो एमिल नामक पुस्तक किसने लिखी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने, वीडियो पॉज कर सकते हैं आप। तो इसका जो सही आंसर है वो आप जानते हैं, है ना, रूसो इसका सही आंसर है। एमिल नामक जो पुस्तक है ये रूसो ने लिखा है, और इसको इन्होंने लिखा है 5 भागों में। इसको भी याद रख लेंगे, क्या पता ये पूछा जा सकता है, थोड़ा सा क्वेश्चन डीप बने। तो ये एमिल जो नामक पुस्तक है इसको 5 भागों में बांटा है उन्होंने, 5 भाग बना रखे हैं इसके। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है चौथा भाग, क्योंकि चौथा जो भाग है वो किशोरावस्था के बारे में इन्होंने वहाँ पर बात की है। तो ये चौथा जो भाग है ये
किशोरावस्था को डेडिकेट है, ठीक है, किशोरावस्था। और जो 3 भाग हैं वो एमिल के जीवन के बारे में, एमिल है ना, तो उसके जीवन के बारे में, बच्चे के बालक है जो, तो उसके बारे में वहाँ पर बताया गया है। और जो 5वां है वो गृहस्थ जीवन के बारे में, घर गृहस्थी या गृहस्थ जीवन। और साथ ही साथ इसकी एक दोस्त होती है एमिल की, उसका नाम होता है सोफ़ी, तो सोफ़ी के बारे में भी इसी में बताया गया होता है 5वां, जो गृहस्थ जीवन के लिए है, ठीक है। तो इतना ध्यान रख लेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकृति द्वारा जो मार्ग निर्धारित किए जाते हैं वह समाज द्वारा निर्धारित मार्गों से श्रेष्ठ होते हैं। तो ये कथन किसका है भाई? क्वेश्चन नंबर 5, तो ये भी प्रकृतिवादी रूसो का ही ये कथन है। जैसे उन्होंने कहा था कि जो कुछ भी नेचर हमें देता है वो चीज़ें सब अच्छी होती हैं और समाज जो है उसको गंदा कर देता है। तो यही उनका कहने का मतलब है कि प्रकृति जो मार्ग निर्धारित करती है वो हमेशा अच्छा मार्ग होता है एक, ठीक है, लेकिन समाज द्वारा जो निर्धारित मार्ग होते हैं वो उसके अपेक्षा में, उसकी तुलना में जो है वो कम श्रेष्ठ होते हैं, ठीक। चलिए, तो ये रूसो है भाई। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकृतिवाद शिक्षा में निम्नलिखित में से किस पर जोर देता है? बताइए। प्रकृतिवाद शिक्षा में अगर विधियों की अगर हमने बात कर ली है कि शिक्षण विधियां जो हैं प्रकृतिवाद की ही देन है, तो आप समझ गए होंगे। इसका आंसर बड़े आराम से आप लोग दे देंगे, बी ऑप्शन, बिल्कुल, मनोविज्ञान, ठीक है, बी, यस। क्वेश्चन नंबर 7, समुचित परिवेश सर्जन द्वारा समस्या का समाधान ढूंढना किस दर्शन का मूल तत्व है? समुचित परिवेश सर्जन द्वारा समस्या का समाधान ढूंढना किस दर्शन का मूल तत्व है? तो ये है भाई क्वेश्चन नंबर 7 का जैविक व्यवहारवाद, अस्तित्ववाद बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। समुचित परिवेश, एक अच्छा परिवेश का सर्जन है ना, जो समस्या समाधान को ढूंढने में मदद करता है। तो ये दर्शन का जो मूल तत्व ये है, ये व्यवहारवाद से संबंधित है, ठीक है। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद इसमें नहीं आएंगे आप। ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कई लोग आप लोगों के मैसेज आते हैं भाई कि आप क्लासेज नहीं दे रहे हैं, है ना, तो क्लासेज लाइए, ठीक है। तो आप ये ना, कुछ नेगेटिव कमेंट भी आते हैं, लेकिन मैं उतना ध्यान देता नहीं हूँ फिर भी। तो साथियों, मैं भी थोड़ा सा व्यस्तता ज़्यादा थी, है ना, या ब्याज ज़्यादा है, तो इस कारण से मैं डेली नहीं ला पा रहा हूँ, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। लेकिन मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना भी हो सके, ठीक, तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैं भी एक एस्पिरेंट ही हूँ LT के लिए, ठीक है, मैं भी एक तैयारी कर रहा हूँ, भले और भी कई चीज़ें मेरे साथ हैं, है ना, तो लेकिन मैं भी एक थोड़ा बहुत इसकी मैं भी तैयारी में लगाई हूँ। तो थोड़ा सा वीडियो कम आ रही हैं, और वैसे भी हमारा एक बैच भी LT का एक पेड बैच भी चल रहा है साथ में, तो आप लोग अगर एफर्ट कर पाते हैं तो आप लोग उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बार बार मैं इसका एडवर्टाइज या फिर मैं बार बार इसको नहीं करता, वो इसलिए क्योंकि जो लोग बिल्कुल सीरियस हैं वो लोग जुड़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना, या फिर जो सीरियस हैं वो जुड़ ही जाते हैं, वो भले ही प्रचार आप करें या ना करें। लेकिन कई लोग जानकारी का अभाव होता है, कई बार मैं कह चुका हूँ, कई को मना कर रहा हूँ कि अब हम बैच से ऐड नहीं कर रहे हैं, है ना, लेकिन वो लोग अभाव थे कि उनको पता नहीं चल पाया था, जानकारी मिली नहीं थी, है ना, तो इस कारण से तो आप लोग जुड़ सकते हैं। तो इसके लिए मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 8476084674, ठीक है। और यूट्यूब पर मैं क्लासेज वीडियोज़ वगैरह ला ही रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैं बता दिया आप लोगों को कि मैं भी थोड़ा सा इस टाइम पर थोड़ा ज़्यादा बिजी हूँ, तो वीडियोज़ थोड़ा बहुत कम ज़रूर आएंगी, लेकिन आएंगी, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट क्लासेज आप लोगों के लिए आती रहेंगी, ठीक है। तो 8 में क्या पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए दोनों सेट में सेट 1 है चिंतन के पाश्चात दर्शन का वर्णन है, जबकि सेट 2 जो है वो शिक्षक की भूमिका के प्रति उनके विचार दृष्टि हैं। तो दोनों सेट का मिलान करें, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। यानी कि कुछ ये चिंतन, ये दर्शन है, और उन दर्शन में टीचर का क्या रोल होता था वो ये पूछा जा रहा है, ठीक। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। चलिए, तो इसका आंसर आप देने की कोशिश करेंगे। देखो, आदर्शवाद, अब इसमें देखिए, इधर देखिए, ठीक है, आत्मानुभूति के पथ पर प्रत्येक छात्र छात्रा को व्यक्तिगत रूप से सहायता प्रदान करना, क्या ये आदर्शवाद होता है? व्यक्तिगत रूप से सहायता, समस्या की स्थिति में परामर्शदाता की भूमिका, अनुकरणीय आदर्श व्यक्ति। तो आदर्शवाद के अनुसार जो यानी कि टीचर हैं, तो उस टीचर के व्यवहार का अनुकरण बच्चे कर रहे होते हैं, तो ये तो आदर्शवाद कहता भाई। तो फर्स्ट का थर्ड होना चाहिए, फर्स्ट का थर्ड
किस किस ऑप्शन में है? फर्स्ट 2 ऑप्शन में है, ठीक है, 2 ऑप्शन में है। चलो यहाँ पर हम रोक लेते हैं इसको। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, बी और सी ऑप्शन हो सकते हैं, डी भी गलत है क्योंकि ए का 3 उसमें नहीं है, हम ये समझ चुके हैं, ठीक। यथार्थवाद, प्रयोजनवाद और अस्तित्ववाद। तो अब देखो, आत्मानुभूति के पथ पर प्रत्येक छात्र छात्रा को व्यक्तिगत रूप से सहायता प्रदान करना, ठीक, ये है भाई अस्तित्ववाद, ठीक है। तो अस्तित्ववाद भी यही कहता है कि जो चीज़ व्यक्तिगत होना चाहिए, जो अनुभव जो आपका हो वो व्यक्तिगत होना चाहिए। अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर वो आइसक्रीम वगैरह खा रहा है तो वो चीज़ सत्य नहीं है। अगर उसको आप खुद खा रहे हैं, स्वयं खा रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से अगर आप उसको खा रहे हैं तो वो चीज़ सत्य है। तो ये होता है अस्तित्ववाद। तो डी का होना चाहिए फर्स्ट, ठीक, डी का फर्स्ट केवल सी ऑप्शन में है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। और यथार्थवाद को देख लेते हैं। यथार्थवाद जो होता है, यथार्थ है ना, यथार्थ यानी कि रियल, वास्तविक चीज, वास्तविकवाद भी बोल सकते हो। तो वास्तविक ज्ञान है ना, तो वास्तविक ज्ञान, तो ज्ञान का संचालन की भूमिका यहाँ पर टीचर जो है वो कर सकता है। तो बी का हो जाएगा 4, बिल्कुल बी का 4 भी इधर ही है, ठीक है। तो इसमें भी बी का 4 नहीं है। तो ऐसे भी आप अगर अस्तित्ववाद को नहीं समझ पाते तो यथार्थवाद से भी आप इसको सही कर सकते थे। सी का हो जाएगा सेकेंड, है ना। प्रयोजनवाद जो है वो सेकेंड है कि समस्या की स्थिति में परामर्शदाता की भूमिका, प्रयोजनवाद है ना, यानी कि कुछ चीज़ें लर्निंग बाय डूइंग, अगर कुछ चीज़ें कर रहा है और उन चीज़ों में टीचर जो है बच्चे को क्या करेगा? एक परामर्शदाता की भूमिका प्रदान करेगा। तो ये भी बड़ा आसान सा था, सी भी आप क्लिक कर सकते थे, सी का सेकेंड, ठीक है। और डी का हो जाएगा फर्स्ट, ठीक, आत्मानुभूति के पथ पर प्रत्येक, ये हम जाने के हैं। तो ये सी ऑप्शन इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, भूखे पेट प्रार्थना नहीं की जा सकती, इस कथन को समर्थन प्राप्त होता है। तो ये किससे समर्थन प्राप्त होता है भाई? आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, तार्किक, विधेयवाद। भूखे पेट, अगर आप भूखे पेट हैं तो आप भक्ति नहीं कर सकते, ये भी आप कह सकते हो, है ना। भूखे पेट भक्ति नहीं, कभी कभी कभार कहते हैं ना कि आप फास्ट लेते हैं, व्रत लेते हैं, तो कई लोग कहते हैं कि भूखे पेट भी प्रार्थना कैसे भाई, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 9, तो ये होता है भाई यथार्थवाद, भूखे पेट प्रार्थना, रियल, वास्तविक है ना, ये वास्तविकता कह रहा है कि अगर तुम भूखे हो और तुम उसमें भक्ति कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, तो ये भी ठीक नहीं है कहने का मतलब। तो ये रियल वास्तविकता बता रहा है, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, शिक्षा में खेल प्रणाली किसका आविष्कार है भाई? तो खेल प्रणाली, खेल विधि, तो ये है भाई विधियों के बारे में हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया अभी, है ना। तो प्रकृतिवाद बिना देखे आप लोग कर सकते हो, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 11 में आइए, ये भी देखो लिस्ट 1 और इसको लिस्ट सेकंड से इसको मैच करना है भाई, ठीक है, इससे मिलाना है ए और बी, इनको लिस्ट इससे सेकंड से। चलिए अब देखो, प्रयोग के आधार पर आदर्शों और धारणाओं को मान्यता प्रदान करता है। कौन करता है भाई? यथार्थवाद, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद या फिर प्रयोजनवाद, ठीक है, व्यवहारवाद। तो ये आपको बताने हैं, ये आपको मैच करने हैं, ठीक। चलिए, तो प्रयोग के आधार पर, प्रयोग की बात हो रही है ना, प्रयोग के आधार पर आदर्शों और धारणाओं को मान्यता प्रदान करता है, तो वो करता है आपका प्रैग्मेटिज्म, है ना, या बिहेवियरिज्म कह सकते हो। तो ये थर्ड, ए का थर्ड होना चाहिए। ए का थर्ड कहाँ है भाई? हाँ, 2 ऑप्शनों में है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए हैं, है ना, 2 ऑप्शन तो हमारे पास एलिमिनेट हो गए हैं भाई, ठीक। अगला है आत्मचेतना की सच्चाई, सुंदरता और अच्छाई को मान्यता प्रदान करता है। तो आत्मचेतना भाई, आत्मचेतना की अगर बात आ जाएगी तो आप बिल्कुल निश्चित तौर पर पहुंच जाएंगे ईश्वर भक्ति आदर्शवाद में, ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट। तो बी का फर्स्ट होना चाहिए, देखो लोग बी का फर्स्ट कहाँ है? तो ए का थर्ड हमने कहा था, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, ए का थर्ड इसमें नहीं है, ए का थर्ड इसमें नहीं है, बी का क्या आना चाहिए? फर्स्ट नहीं है भाई, यहाँ है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी भी देख लो, सी का 4 है और डी का सेकेंड,
सी का 4, यानी कि पदार्थ और चेतना के बीच कोई स्पष्ट विभेद नहीं होता है। तो ये नहीं होता है, ये प्रकृतिवाद, पदार्थ और चेतना, है ना। तो पदार्थवाद भी बोल देते हैं हम लोग प्रकृतिवाद को, है ना। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन, लेकिन डिफ़िकल्ट तब हो सकता है जब आप इसको जो है अच्छे से आप इसके बारे में जानकारी नहीं रखते फिर, ठीक है। और डी का हो जाएगा अस्तित्ववाद, आत्मिक तत्क्षणिक अनुभूति, ठीक है, अस्तित्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, बड़े लॉन्ग क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को इस बार एलटी में देखने को मिल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है भाई, संग्रहालय और चिड़ियाघर की प्रस्तावित शहर के विषय में प्रकृतिवाद के प्रति रुझान रखने वाला एक अध्यापक प्रतिक्रिया देगा कि, क्या प्रतिक्रिया देगा कि संग्रहालय और चिड़ियाघर की प्रस्तावित शहर, है ना, इसके विषय में प्रकृतिवाद के प्रति रुझान हो, यानी कि प्रकृतिवादी अध्यापक है, संग्रहालय और चिड़ियाघर इनके बारे में वो अपनी क्या प्रतिक्रिया देगा बच्चों के लिए, है ना। तो चलिए बात देख लेते हैं ऑप्शन। चलिए ये ऑप्शन है, थोड़ा सा लंबी ऑप्शन है, ठीक है, चलो इसको पढ़ लो। मैं अपने छात्रों को नहीं ले जाऊंगा, नहीं ले जाऊंगा की तो बात ही नहीं होगी भाई, ठीक है, क्योंकि ले जाएगा वो चिड़ियाघर में या फिर संग्रहालय में, तो ये नहीं ले जाऊंगा वाला ये कटा। मैं अपने छात्रों को चिड़ियाघर नहीं ले जाऊंगा, बिल्कुल ये भी ख़त्म। दोनों में से मैं संग्रहालय जाना पसंद करूंगा क्योंकि वहाँ छात्रों को विलुप्त हो चुके प्राणियों को देखने का अवसर मिलेगा, बिल्कुल ये प्रकृतिवाद कहता है भाई, है ना। डी ऑप्शन क्या है भाई, मैं अपने छात्रों को दोनों जगह ले जाऊंगा क्योंकि इन दोनों जगह मेरे छात्रों को कम से कम प्राणियों के बारे में तो जानने में सहायता मिलेगी। मतलब ज़बरदस्त एक देखो, ये क्वेश्चन खुद इसने इसको एलिमिनेट किया है भाई डी ऑप्शन को ना, कि मैं अपने छात्रों को दोनों जगह ले जाऊंगा, सही है, लेकिन क्यों ले जाना जा रहा है, क्योंकि इन दोनों जगह मेरे छात्रों को कम से कम प्राणियों के बारे में तो जानने में सहायता मिलेगी, ठीक है। इससे बेहतर आंसर आपको मिल जाएगा सी, दोनों में से मैं संग्रहालय जाना पसंद करूंगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ छात्रों को विलुप्त हो चुके प्राणियों को देखने का अवसर मिलेगा, ठीक है। और संग्रहालय की बात नहीं, बिल्कुल, है ना, संग्रहालय, ठीक, और चिड़ियाघर ये देखो डी ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो आप, ठीक है, सी ऑप्शन, ठीक है, बेहतर आंसर है सी। चलिए संग्रहालय में वो चीज़ें रखी होती ना जो चीज़ विलुप्त हो रहे होते ना, तो ऐसे चीज़ें इनको आप लोग सोच समझ सकते हैं चीज़, ठीक, लेकिन उसका तरीका सही नहीं था ऑप्शन नंबर डी वाले में ऊपर आप देखोगे तो। क्वेश्चन नंबर 13, व्यक्ति जब पैदा होता है तो स्वतंत्र होता है परंतु बाद में वह बेड़ियों में जकड़ जाता है। तो ये किसने कहा है, किसने कहा है भाई, व्यक्ति जब पैदा होता है तो वो स्वतंत्र पैदा होता है बल्कि परंतु बाद में वह बेड़ियों में जकड़ जाता है, यानी कि समाज के साथ वो जकड़ जाता है। तो ये कहा है भाई रूसो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेंगे, व्यक्ति जब पैदा होता है तो स्वतंत्र होता है, ठीक, परंतु बाद में वह बेड़ियों में जकड़ जाता है, ठीक। निम्नलिखित कथनों में उन लोगों की पहचान करें जो समझ के स्तर पर शिक्षण की विशेषताओं और बुनियादी आवश्यकताओं से संबंधित है। समझ के स्तर यानी कि जो बोध स्तर होता है, तो ये शिक्षण के जो स्तर हैं वहाँ से ये क्वेश्चन उठा दिया है, ठीक है। तो बोध स्तर की बात हो रही है कि उन कथनों में उन लोगों की पहचान करनी है जो बोध स्तर पर शिक्षण की विशेषताओं और बुनियादी आवश्यकताओं से संबंधित है। चलिए ये इसमें, हाँ ये 5 हैं, इसमें से कौन अच्छा है, इसमें देखो ABC करके ऐसे भी लिखे हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन तो ज़रूर मिलेंगे इस बार, ठीक। तो बोध स्तर की बात होती है, 3 प्रकार के शिक्षण स्तर होते हैं, आप जानते हो, मेमोरी स्तर, है ना, अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है, और रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है, चिंतन स्तर। तो ये 3 स्तर होते हैं, और इसमें जो पहला जो होता है वो मेमोरी, वो रटंत वाला ना, वो तथ्य और सूचनाओं पर आधारित होता है। तो भाई देखो ये ऑप्शन क्या है कि शिक्षण तथ्यों और सूचनाओं के पाठ पर जोर देता है, तो ये तो मेमोरी लेवल अभी हमने बात कर ही ली है ना, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। तो ये जहाँ जहाँ है उसको ख़त्म करो भाई, लो 2 ऑप्शन तो हट गए आपके, बस CDE
बी सी ई, यानी कि सी ई तो हैं ही दोनों में, डी और बी में देख लो, चलो डी और बी देख लो भाई, ठीक। डी देखो, शिक्षक प्रस्तुत तथ्यों को वापस बुलाने और मान्यता पर जोर दे रहा है, ठीक है। वापस बुलाने यानी कि रिकॉल, रिकॉग्नाइजेशन, है ना, ठीक। तो ये आपने पढ़ा होगा तो स्मृति स्तर पर, है ना, तो ये स्मृति स्तर की विशेषताएं इसमें आ जाती हैं, अटेंशन, डिटेंशन, रिकॉल, रिकॉग्नाइजेशन, है ना। तो ये इसकी बात हो रही है, तो ये डी तो नहीं हो सकता, तो डी को हटा दो, डी को हटा दो भाई, ठीक। डी कहाँ है, हाँ ये डी भी हट गया, ये हट गया, है ना, ये को हमने हटा ही दिया था, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आइए। अध्यापक का कार्य पर्दे के पीछे रहकर कार्य करना है, ये मान्यता है किसकी है? अध्यापक का कार्य पर्दे के पीछे रहकर कार्य करना है, तो ये मान्यता पर्दे के पीछे यानी कि सहायक के रूप में ना, मार्गदर्शक के रूप में, सहायक के रूप में, तो ये जो कार्य होता है ये प्रकृतिवाद में, ठीक। एक पर्दे के पीछे रहकर कार्य करता है, ये रूसो ने भी कहा है, तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आइए। निम्न में से कौन आदर्शवादी नहीं है? सुकरात, प्लेटो, स्पेंसर, हॉर्न। तो सुकरात के शिष्य होते हैं प्लेटो, प्लेटो के शिष्य होते हैं अरस्तु, अरस्तु का शिष्य होता है सिकंदर ना। तो ये सुकरात, प्लेटो तो ये आदर्शवादी हैं ही हैं। हॉर्न भी हैं, ठीक है। तो एक आदर्शवादी जब मूड आते हैं ना, हॉर्न जरूर देता है, ठीक है। तो आदर्शवादी है हॉर्न, यानी कि तो हॉर्न भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, तो स्पेंसर का सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 17, प्लेटो ने मुख्य रूप से किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया है? प्लेटो प्रश्नोत्तर सुकराती विधि है ना, संवाद विधि भाई, संवाद विधि, ठीक है। प्लेटो की जो शिक्षण विधि है वो है संवाद विधि। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में है? प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में है? देखो भाई ये क्वेश्चन बन गया ना, शुरुआत में ही मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, बातचीत कर रहा था। तो प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान जो है वो शिक्षण विधियों में, ठीक है, शिक्षण विधि के क्षेत्र में है, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं, क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है भाई, थोड़ा अगर एक्सेप्टेशन में ज़्यादा करूँ तो शायद बहुत लंबा ये समय लग जाएगा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम समय लगे ना, कम समय में ज़्यादा चीज़ें आ जाए, और जहाँ आवश्यक है भाई वहाँ बहुत ज़रूरी भी होता है एक्सप्लेनेशन, ठीक है, व्याख्या करना बहुत ज़रूरी भी है, ताकि उस चीज़ को समझ तो पाएँ। कोई नई चीज़ आ रही हैं, अगर नहीं देखी हैं वो चीज़ें तो फिर क्या फ़ायदा उसका सीधे आंसर देखने से, ठीक है, वो 2-3 दिन तक रहेगा, फिर याद नहीं रहेगा आपको, ठीक। चलिए, तो कैसे आप लोगों को चीज़ें ठीक लग रही हैं, ऐसे बता सकते हैं कि क्या व्याख्या करना ज़रूरी है या फिर केवल MCQs मैं सीधे आंसर बता दूं, है ना, क्योंकि सीधे आंसर बता दूंगा ये मेरे लिए भी बड़ा अच्छा हो जाएगा कि समय बहुत कम लगेगा, है ना। लेकिन चीज़ें आ जाती हैं तो फिर वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें व्याख्या करने का वो एक अंदर से एक वो चीज़ हो जाती है कि हाँ ये चीज़ आ ही जाता है ना वो, तो ये भी हो जाता है। तो कभी कभार बहुत ज़्यादा हम बोल जाते हैं तो फिर वो अंदाज़ा नहीं आता फिर, ठीक है, तो क्योंकि पता ही नहीं चल पाता फिर हम क्या क्या कितना जो चीज़ें बता रहे हैं करके ना। तो समय बहुत इम्पोर्टेंट भी है इसमें, कि जितना समय कम समय में बहुत चीज़ें आने भी, है ना। तो आप अगर आपको सीधे आंसर ठीक लगते हैं तो मैं सीधे आंसर करके भी आप लोगों के लिए क्लास ले आऊँगा फिर, ठीक है। तो उसमें मेरे लिए भी वो समय बच जाएगा और पहले से मुझे डिसाइड हो जाएगा कि मुझे ज़्यादा व्याख्या इन चीज़ों में नहीं करनी है करके, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 19, दर्शन यानी कि फिलॉसफी का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, है ना। तो फिलॉसफी का जन्मदाता सुकरात को माना जाता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, अमेल को अलग करना है, यानी कि एक बेमेल है उसको अलग करना है, न्याय दर्शन है, वैशेषिक है, सांख्य है, जैन दर्शन है। इसमें स्पष्ट दिख रहा है ना। जो ये जैन दर्शन है ये हमारा जो भारतीय दर्शन है उसमें जो जैन दर्शन हो गया, और एक और आता है ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, नहीं ये बौद्ध है ना, जैन, बौद्ध और चारवाक, ठीक है। ये तीन जो हैं ये नास्तिक दर्शन होते हैं। ये तीन क्या होते हैं? नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन मीन्स क्या होता है कि जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार
नहीं करता। तो ऐसा दर्शन जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करता उसको हम कहते हैं नास्तिक दर्शन। और हमारे आस्तिक दर्शन किसने हैं, यानी कि आस्तिक मीन्स जो वेदों की प्रामाणिकता को मानने वाला है, ठीक है, तो वो होते हैं आस्तिक। आस्तिक होते हैं हमारे षड दर्शन, ठीक है, षड दर्शन कैसे लिखें ये, ठीक है, षड दर्शन। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ षड दर्शन। क्या हो गया भाई, जो षड दर्शन है हमारे वो क्या है, हमारे आस्तिक दर्शन है, यानी कि वेदों की प्रामाणिकता को ये मानते हैं, ठीक है, तो ये आस्तिक दर्शन हुए, ठीक। आस्तिक दर्शन, एक षड दर्शन कौन आते हैं, न्याय दर्शन और ये वैशेषिक, जिसके कणाद या उल्लुक, वैशेषिक, ये क्या हो रहा है भाई, लिखा क्यों नहीं जा रहा, वैसे जो भी है, ठीक है, आप सुन लेना इसको। वैशेषिक, न्याय दर्शन, वैशेषिक, सांख्य, कपिल हैं जिसके, है ना, प्रवर्तक 3 हो गए, और 3 कौन से बचे भाई, न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग, उसके बाद 5वां मीमांसा, पूर्व मीमांसा, है ना, और 6ठा आ जाता है वेदांत। वेदांत को उत्तर मीमांसा भी बोल देते हैं, ठीक है। बादरायण है इसके बादरायण है, मीमांसा के जैमिनी है, योग के पतंजलि हैं, आप जानते ही हो, सांख्य कपिल हैं, शक, है ना, कपिल हैं इसके, वैशेषिक कणाद या उलूक, न्याय गौतम न्याय देंगे, है ना, गौतम ही न्याय देंगे अब, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो बेमेल कौन हो गया, डी ऑप्शन ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, ये भी बड़ा लंबा क्वेश्चन बना है, दर्शन की शाखाएं हैं और दर्शन की शाखाएं संबंधित प्रश्न है उससे, तो इसमें कौन सा सही होगा भाई, ये आपको चेक करना है, ठीक है। चलिए, तो ज्ञान मीमांसा, अब देखो ज्ञान मीमांसा यानी कि जो ज्ञान के बारे में, ज्ञान, ठीक है, ज्ञान का विकास किस प्रकार, सत्य संबंधी ज्ञान का विकास, ये ज्ञान मीमांसा की बात होती है, ठीक है। वैसे ही तत्व मीमांसा, तत्व बोलते हैं रियल, है ना, जो वास्तविकता से संबंधित होती है, रियलिटी, ठीक है। तो तत्व मीमांसा को वास्तविकता भी हम लोग जानते हैं, तो वास्तविकता ये कहाँ जाएगा, वास्तविक यानी कि क्या है ना, तत्व में क्या है, ठीक, क्या है कि जो बात करता है, तो ये तत्व मीमांसा क्या है, यानी कि सत्य क्या है, ठीक। तो ये सेकंड का थर्ड देखो और फर्स्ट का फिफ्थ देखो, फर्स्ट का फिफ्थ और सेकंड का थर्ड, फर्स्ट का फिफ्थ एक ही में है और सेकंड का थर्ड एक ही में है, तो ये ऑप्शन हमारा सही आंसर हो गया। बाकी आप लोग अगर नहीं भी आ रहा है आपको समझ में तो आप मिला सकते हैं। तो फोर्थ, ये थर्ड का हो जाएगा, फोर्थ, जीवन के मूल्यों के चयन का मानदंड क्या है, मूल्य यानी कि मूल्य क्या है, ऐसे भी आप लोग इसको क्लिक कर सकते थे, ठीक है। और आचार मीमांसा, आचार यानी कि आचार, है ना, आचार ये बोल सकते हो कि जो, है ना, उचित अनुचित, सही गलत, आचार मीमांसा, तो इसमें आ जाएगा, ठीक। तर्क मीमांसा, ये ज्ञानार्जन के साधन कौन से हैं, तर्क लगाना है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस दार्शनिक की विचारधारा को सर्वांग योग दर्शन कहा जाता है। तो ये सर्वांग योग दर्शन, आप पॉज कर सकते हैं वीडियो में, आप लोगों को सीधे आंसर दूंगा, ये अरविंदो, ठीक है, अरविंदो का जो दर्शन है इसको हम सर्वांग योग दर्शन से जानते हैं। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है, पूजनीय, जैमिनीय, ठीक है। सांख्य कपिल, पतंजलि योग पतंजलि, बादरायण उत्तर मीमांसा बादरायण, है ना, उत्तर के बाद, ठीक है, उत्तर मीमांसा कह सकते हो, इसको वेदांत भी बोलते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षार हेरफेर, ये एक प्रसिद्ध रचना है भाई, एक शैक्षिक बुक है, इसमें टीचर की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कैसे टीचर को एक अच्छे अध्यापक को पढ़ाना है ना, टीचिंग करना है, तो इसके बारे में इसमें बात की है, तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर की, डी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, प्रसिद्ध दिवा स्वप्न रचना किसकी है, दिवा स्वप्न
आप में से कई लोगों ने पढ़ा होगा द्विवाद स्वप्न को। तो ये है मूंछों वाली माँ, मूंछों वाली माँ, मूंछों कैसे होगा, ठीक है, जो भी है देख लेना। मूंछों वाली माँ, छो ऐसे बनेगा ना, मूंछों वाली माँ, ठीक है, इसको बोलते थे, ठीक है, मूंछों वाली माँ इनको इसलिए बोलते थे कि बच्चे जो हैं इनको अपनी मातृ प्रेम टाइप से, है ना, इस टाइप से बहुत अच्छा, मतलब बहुत प्रेम करते थे। और इनकी क्योंकि मूछें थी भाई, और लंबी मूछें, दाढ़ी थी, तो इसलिए इनको मूछों वाली माँ से भी पुकारते थे इनके बच्चे जो है ना। तो वो थे गीजू भाई बधेका जी, डी ऑप्शन, ठीक। 1920 में इन्होंने बाल घर करके एक विद्यालय ये इसकी स्थापना की थी। चलिए 26 है, प्रमस्तिष्क गोलार्ध के सिद्धांत के अनुसार दायां गोलार्ध संबंधी होता है। एक दायां गोलार्ध, एक बायां गोलार्ध। जो दायां गोलार्ध है उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो दायां गोलार्ध सृजनात्मकता से संबंधित होता था, ठीक है, ये दायां वाला क्रिएटिविटी सृजनात्मकता से, और जो बायां होता था ये तार्किक से, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो ए ऑप्शन सही है इसका। 27, ये भी थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। सृजनात्मकता एवं बुद्धि के सहसंबंध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ये है, व्यक्ति जितना अधिक बुद्धिमान होता है उतना ही अधिक सृजनात्मक होता है। ऐसा नहीं होता भाई, है ना। अब जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा सृजनात्मक बालक होगा, फिर ऐसा तो नहीं होता, है ना। तो जो प्रतिभाशाली जो बच्चा है वो सृजनात्मक बालक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। तो इसका मतलब कि अधिक बुद्धिमान होना उतना ही सृजनात्मक होता है, ये बात बिल्कुल असत्य होता है, तो ये सही नहीं है। तो सही है, हमें ये पूछा है, ये ऑप्शन हमारे लिए सही नहीं है। बुद्धि परीक्षणों द्वारा सृजनात्मकता का सही मापन हो सकता है। तो बुद्धि परीक्षण अलग होते हैं, सृजनात्मक परीक्षण वो अलग चीज़ है। तो ये भी दोनों, ये ऑप्शन भी, बी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। सृजनात्मक होने के लिए प्राय औसत से अधिक बुद्धि होना चाहिए। चलो इसको मान लेते हैं। डी है, बुद्धि परीक्षणों एवं सृजनात्मकता के परीक्षणों की विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों अलग अलग परीक्षण हैं। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, क्योंकि देखो जो सृजनात्मक जो बच्चा होगा औसत से अधिक बुद्धि होना भाई बहुत ज़रूरी है ना। अगर कोई पिछड़ा बच्चा है या जड़ बुद्धि वाला है ना, या ये कहो कि मूर्त ये, ठीक, यानी कि पिछड़ा बच्चा है, ठीक, तो इस प्रकार औसत से अगर कम बुद्धि है तो वो बच्चा तो भाई सृजनात्मक नहीं होता, उसको तो इतना चिंतन, उतने विचार वो आ ही नहीं सकते ना सृजनात्मक की क्या चीज़ें हमें, क्या नयापन क्या करना है ना, कुछ विशेष क्या कुछ कर सकते हैं कि करके उसके पास उतनी बुद्धि ही नहीं है। तो एक औसत बुद्धि होनी बहुत ज़रूरी है सृजनात्मक बच्चे के लिए, ठीक है। तो निम्न बुद्धि वाला बच्चा जो है वो सृजनात्मक बच्चा नहीं हो सकता भाई। 28 में आइए, फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब होती है। फिट इंडिया मूवमेंट 1 अगस्त 2020 या 29 अगस्त 2020, ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसका सही आंसर है डी 29, खेल दिवस के अवसर पर 2019 में जो है फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 29, कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस नाम से प्रस्तुत की। कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस नाम से प्रस्तुत की, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कोठारी आयोग आया था भाई, आप जानते हो 1964 में आया था ना, 1964 में आया था, 15 जुलाई 1964, याद रखना, डेट भी याद रख सकते हो, 15 जुलाई 1964 को आया था। और इसने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी थी वो 29 जून को सौंपी थी, और वो कब सौंपी थी, 1966। तो हम इसको तब कहते हैं ये शिक्षा आयोग 1964-66 करके ना। तो कोठारी आयोग, ये आप लोग कितना एक्स्ट्रा इसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति इस नाम से इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की थी, शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति करके, ये याद रख लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अंतिम प्रश्न है, ठीक है। तो इतना भाई कोठारी आयोग से इतना ध्यान रख सकते हो कि ये 15 जुलाई 1964 को इसका गठन हुआ था, और इसने जून 2 साल के बाद 1966 को अपनी रिपोर्ट जो है ये प्रस्तुत की थी। इसके सचिव वो थे जेपी नाइक, ठीक है, ठीक है, नाइक, जेपी नाइक इसके सचिव थे। इसमें सदस्य थे 17 सदस्य 17। कोठारी आयोग बहुत इंपॉर्टेंट आयोग है। 17 सदस्यों में 11 भारतीय थे
और अन्य कितने बचे, 6 थे वो विदेशी। ठीक है, और स्कूलों के लिए इन्होंने दिन निश्चित किए थे 234 और ये कॉलेजों के लिए इन्होंने दिन निश्चित किए थे 216। चलिए भाई, ये कोठारी आयोग तो यहीं समाप्त कर देंगे वरना, है ना। चलो इतना काफ़ी है। लास्ट क्वेश्चन है, निष्ठा 4.0 का संबंध किससे है। निष्ठा 4.0 का जो संबंध है ये किससे है भाई। देखो निष्ठा ये आपको बताना है कि निष्ठा कब आया, शुरुआत कब हुई। आपके पास ऑप्शन है 2018, 19, 20। ठीक है, तो कब आया निष्ठा सबसे पहले, तो ये बताएंगे आप। जो 1.0 है ना, ये मैंने सीधे ऐसे नोट किए हैं 1.0, या इसको ओ भी बोल देते हैं। तो 1.0 ये एलिमेंट्री लेवल है, बी 2.0 है सेकेंडरी, और जो सी है ये 3.0 यानी कि FLN के बारे में। ठीक है, और डी जो है वो ECC ठीक है, तो इसके बारे में जो है निष्ठा 4.0 में जो है बताया गया है ECCE के बारे में। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रख लेंगे। तो ये डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। इसमें आंसर भी आप लोगों के मेंशन है। ठीक है, तो कैसी लगी ये क्लास, आप लोग ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। अच्छी लगी तो आप लोग ज़रूर अच्छे कमेंट ज़रूर करके मुझे बताइएगा ज़रूर, और लाइक करना मत भूलना भाई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो शेयर करना इसको। ठीक है, चलिए मिलते हैं। वीडियोज़ कम ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वीडियोज़ नहीं आएंगे, ज़रूर आएंगी। मैं कोशिश करूँगा जितनी बेहतर हो सके उतनी बेहतर क्लासेज आप लोगों को देने की कोशिश मेरी लगातार रहेगी। ठीक है, डेली नहीं हो सकता, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, है ना। और किसी को अगर कोर्स अगर उससे जानकारी लेनी है, कोर्स से हमसे पेड बैच से अगर जुड़ना है, क्योंकि हम लोग जो 50 है ना, 50 नंबर जो पूछे जाने हैं पार्ट 1, है ना, तो उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। 25 मार्च से क्लासेज स्टार्ट हुई हैं। काफ़ी क्लासेज तकरीबन 33 क्लासेज हो गई हैं। तो आधी क्लासेज से है ना थोड़ा कम, तो इतनी क्लासेज हो गई हैं हमारी ऑलरेडी। तो ये बेहतरीन क्लासेज हो रही हैं, आप लोग जुड़ सकते हैं। 847608467674। एक मिनट यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि कहीं को जानकारी नहीं है। ठीक है, 8476084674, तो कहीं को जानकारी नहीं है, तो उन लोगों के लिए है जो लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसकी फ़ीस बहुत ही नॉमिनल फ़ीस रखी गई है। ठीक है, जहाँ भी आप लोग देख रहे होंगे जो भी तैयारी करा रहे हैं उनसे कम ही फीस होगी, और बेहतरीन आप लोगों को तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, चलिए थैंक यू। आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए, मेहनत करनी ही पड़ेगी भाई, है ना, वो बहुत ज़रूरी है। और 30 जून बहुत जल्दी ही 30 जून आ भी जाएगा, तो तकरीबन 2 माह का ये समय है मान लीजिए। तो 2 माह कर सकते हैं भाई। ठीक है, 2 माह जितनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं उतनी बेहतर आप तैयारी कीजिएगा, मेरी शुभकामनाएं हैं। ठीक है, आगे मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।